स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं शीला सैनी, आपकी ड्राइंग की टीचर, आज आप लोगों के लिए आरबीएससी 12th क्लास चैप्टर 2 द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो लेकर आई हूँ। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरा जो फर्स्ट वाला जो वीडियो था जिसके अंदर मैंने चैप्टर फर्स्ट जो था आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दिया है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग इस वाले वीडियो में चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली ऐसे ही चैप्टर्स पढ़ाती रहूं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इसको भेजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई हैं, कुछ आप जो चैप्टर्स उन लोगों के रह गए हैं वो इस वीडियो से वो अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सके। तो आप लोग मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूं। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग हमारा जो सेकंड चैप्टर है द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो आप लोगों का आरबीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, क्यों माना जाता है, देखिए जितने भी आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे मेनली आप लोगों के इसी चैप्टर में क्लियर होंगे। कैसे क्लियर होंगे, पहली चीज तो राजस्थान स्कूल में आप लोगों की इतनी सारी थीम्स दी गई हैं जिसको पढ़ के आप लोगों को ये पता चलेगा कि जितनी पेंटिंग्स बनाई गई थी उनके पीछे सब्जेक्ट्स क्या हुआ करते थे। ठीक है, चाहे वो आप लोगों की मुगल स्कूल हो, चाहे वो आप लोगों की पहाड़ी स्कूल हो, चाहे वो आप लोगों की राजस्थानी स्कूल हो, ठीक है, डेक्कन हो, तो इन सब में आप लोगों के कुछ ना कुछ थीम्स के ऊपर पेंटिंग बनाई गई थी। तो मोस्टली जो थीम्स है वो किसके अंदर मेंशन की गई है, आप लोगों के राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर मेंशन की गई है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को इन डिटेल पढ़ते हैं। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की थीम्स आज इसी वाले वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो देखिए राजस्थान स्कूल जो है पर्टिकुलरली क्या बताया गया है, राजस्थान स्कूल को प्रिंसली स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, प्रिंसली स्टेट के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो पैट्रॉन्स हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे राजपूत किंग्स जो थे वो रूल करा करते थे। ठीक है, और अगर आप लोगों को पता हो तो राजस्थान को पहले राजपूत कोट के नाम से भी जाना जाता था। स्टार्टिंग में इसको राजस्थान ना बोल के राजपूत कोट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम लोग क्या देखते हैं कि जो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसके अंदर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रिंसली किंगडम्स और ठिकानास जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी पार्ट में ये हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलते हैं, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन प्रेजेंट टाइम सच एज, और इसके क्या थे, बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज में क्या था, हमारा राजस्थान जो था वो फैला हुआ था। ठीक है, अब राजस्थान जो ये मान लीजिए कि राजस्थान में कंप्लीट जो 8 थी, करीब 8 जो एरियाज हुआ करते थे उसके अंदर हमारी जो 8 थी, राजस्थान 8, वो क्या हो रही थी, वो फ्लोरिश हो रही थी। ठीक है, तो हम लोग राजस्थान स्कूल को उन 8 सब स्कूल से हम लोग उसको पढ़ेंगे ताकि वो 8 जो सब स्कूल्स में उसके बिहाफ में हमें पता चल सके कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, कौन सी राजा ने कौन से टाइम पीरियड पे कौन सी पेंटिंग यहाँ पे बनवाई थी। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले तो आप लोगों के ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्टाइल होती है उसका क्या मतलब होता है और स्कूल का मतलब क्या होता है। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं स्कूल से क्या मतलब निकालते हैं, उनका मानना होता है कि स्कूल मतलब एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे क्या होती है, हम लोग पढ़ने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यानी कि जो आप लोगों की पेंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें आप लोगों का स्कूल से मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टाइल से लिया गया है। ठीक है, या तो आप लोगों के एग्जाम में स्टाइल पूछ लिया जाता है या फिर कई बार उसमें स्कूल भी मेंशन कर दिया जाता है। तो स्टाइल से मतलब है कि पर्टिकुलर एक ऐसी जगह जहाँ पे उसी बेस पे
उसी तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाती है, उसको बोला जाता है स्टाइल। ठीक है, तो हर एक जो एरिया हुआ करता था उसके हर एक की अलग अलग स्टाइल के बेस पे क्या बनाई जाती थी, पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से पार्ट्स को मिलाकर क्या बना है हमारा राजस्थान जो है वो कंप्लीट हुआ है। राजस्थान में बहुत सारे एरियाज आते हैं आप लोगों के। देखिए, इसके अंदर आता है आप लोगों का सबसे पहला आता है मालवा। ठीक है, उसके बाद में आता है मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर। आप देखो इसे सीक्वेंस वाइज में लिख सकते हैं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है राजस्थान स्कूल के कितने पार्ट्स हैं जिसके अंदर पेंटिंग जो है वो फ्लॉरिश हो रही है, या राजस्थान स्कूल में कितने पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है। किन्हीं 2 या 3 या 4 के नाम आप लोगों को मेंशन करने होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके अंदर एरियाज आते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मारवाड़, मालवा, ठीक है, सिरोही एंड द अदर्स इज द प्रिंसिपेट लार्जली बिटवीन द 16 एंड द अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एरियाज थे, जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, वो किसके अंदर आया करते थे, वो राजस्थान स्कूल के अंदर आया करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या मेंशन किया गया है भाई, राजस्थान स्कूल का एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा जिस टाइम पीरियड को ये माना जाता है कि आर्ट का जो लेवल था वो क्या था, पीक लेवल था। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कैसे काउंट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, आप लोगों का वो टाइम पीरियड होगा 16 से लेकर 19 सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या माना जाता है, वो राजस्थान स्कूल का टाइम पीरियड माना जाता है। कौन सा टाइम पीरियड, 16 से लेकर 19 सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या माना जाता है, वो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, चलिए, अब इसके अंदर एक स्कॉलर के बारे में भी मेंशन किया गया है जिनका नाम था आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, इनका क्या नाम था, आनंद कुमार स्वामी, जो कौन हुआ करते थे, वो एक स्कॉलर हुआ करते थे। इन्होंने क्या कहा था, 1916 में इन्होंने राजस्थान को राजपूत कोर्ट का टाइटल दिया था। ठीक है, राजस्थान को राजपूत कोर्ट का टाइटल क्यों दिया गया था, क्योंकि इसको क्या करना था, इसको अदर जो आर्ट हुआ करती थी जैसे मुगल आर्ट हुई, पहाड़ी हुई, जो डिफरेंट डिफरेंट जो आर्ट हुआ करती थी उसको इसको अलग करने के लिए इन्होंने इसको क्या टाइटल दे दिया था, इसको टाइटल दिया गया था राजपूत स्टाइल, या फिर आप लोग बोल सकते हो इसको राजस्थान स्कूल भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या था उस टाइम पीरियड में, इसलिए इसको बोला गया क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो किंगडम्स हुआ करते थे वो कौन थे, वो राजपूत थे। इसी वजह से हम लोग इनको राजपूत पेंटिंग के नाम से भी जानते थे। और बाकी की जितनी सब स्कूल्स थी यानी मुगल एम्परर या मुगल पेंटिंग से इसको क्या कर दिया गया था, बिल्कुल अलग दिखाने के लिए इन्होंने एक टाइटल यूज किया था जिसको बोला जाता है राजपूत कोर्ट या राजपूत पेंटिंग या राजपूत स्कूल के नाम से इसको जाना जाता था। फिर आगे जाके क्या होने लग जाता है, आगे जाके हम लोग ये देखते हैं कि और भी बहुत सारे एरियाज जो होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, हमारे राजस्थान के ऊपर जो होता है उनका इन्फ्लुएंस हमें नजर आने लग जाता है। अलग अलग जैसे पर्शियन हो गए, ठीक है, मुस्लिम हो गए, इंडो इस्लामिक हो गया, इसके अलावा तुर्किश हो गया, तो अलग अलग जो इन्फ्लुएंस है वो हम लोगों को इसके अंदर नजर आने लग जाते हैं। तो इसलिए फिर जो राजपूत कोर्ट टाइटल था उसको हटा के क्या कर दिया गया, उसको फिर राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाने लग गया। क्यों जाने लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अब और भी स्कूल्स जो हुआ करती थी उनके इन्फ्लुएंस हम लोगों को नजर आने लग गए थे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये बताया गया है कि जब राजपूत यानी राजस्थान जो स्कूल हुआ करती थी उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज की हम लोगों को पेंटिंग्स नजर आती थी। अगेन वही यहाँ पे ब्राइट कलर्स को ये लोग यूज करा करते थे। ठीक है, चटकीले जो रंग हुआ करते हैं ये इनके फेवरेट कलर हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि राजस्थान स्कूल में अलग अलग एम्प्लॉयज यानी अलग अलग जो स्कूल्स हुआ करती थी, जैसे हम लोग को राजस्थान स्कूल में पहाड़ी स्कूल की स्टाइल भी नजर आने लग गई, उसके अलावा हम लोगों को मुगल स्कूल की स्टाइल भी नजर आने लग गई। तो हमें अलग अलग जो इन्फ्लुएंस है वो क्या होने लग गया, राजस्थान स्कूल के अंदर नजर आने लग जाता है। ठीक है, और वो कैसे नजर आता है, हमें उसकी आर्ट के अंदर वो
इन्फ्लुएंस नजर आता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए जब आर्टिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी राजस्थान स्कूल के आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जब दूसरे आर्टिस्ट आके काम करने लग जाएंगे तो क्या होगा, हमें उनका प्रभाव भी उस पेंटिंग में नजर आएगा, और जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्कआउट है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी हमें उस आर्ट में नजर आएगा। ठीक है, तो वो हम लोगों को किस तरीके से नजर आने लग गया था, उनकी आर्ट में यानी पेंटिंग्स में हम लोगों को उनके अकॉर्डिंग उसमें नजर आने लग गया था। ठीक है, चलिए अब क्या बताया गया है, हम लोगों ने बताया कि इसमें कलर्स जो हुआ करते थे वो कौन से यूज करा करते थे, ये लोग ब्राइट कलर्स को हमेशा यूज करा करते थे, फाइन और बोल्ड लाइंस को ये लोग यूज करा करते थे। ठीक है, आर्किटेक्चर डिपिक्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, फिगर्स और नेचर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, मोड्स ऑफ नरेशंस यानी अलग अलग कहानियों के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिली। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को नेचुरलिज्म एंड द एक्सट्रीम मैनरिज्म तरीके की पेंटिंग, एक्सट्रीम मैनरिज्म मतलब परफेक्ट लाइंस के साथ में क्या बनाई गई थी, यहाँ पे पेंटिंग्स को बनाया गया था। चलिए इसके बाद में आ जाता है पेंटिंग्स वर पेंटेड ऑन वशलीज। अब वशली क्या चीज होती है, तो देखिए वशली क्या हुआ करती है, उस टाइम पीरियड पे जो आर्टिस्ट हुआ करते थे वो लोग क्या करा करते थे, जो भी पेंटिंग इन लोगों को बनानी होती थी उसके लिए ये अपना खुद का क्या बनाया करते थे, एक पेपर रेडी करा करते थे। ठीक है, अब ये पेपर कैसे रेडी करा करते थे, जो थिन शीट्स जो हुआ करती थी उनको लेयर टू लेयर ये ग्लू से क्या कर दिया करते थे, उसको मोटा कर लिया करते थे, यानी उसकी थिकनेस को क्या कर लिया करते थे, बढ़ा लिया करते थे। देखो जो इनको पेपर चाहिए होता था ना उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करा करते थे, उस टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे वो उसकी थिकनेस को बढ़ा लिया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता था, सबसे पहले उसके ऊपर आउटलाइन को बनाया जाता था। ठीक है, यानी आउटलाइन को स्केच किया जाता था किसके ऊपर, उस वशली शीट के ऊपर। ठीक है, अब वो जो आउटलाइन बनाई जाती थी वो किससे बनाई जाती थी, या तो वो ब्लैक कलर से बनाई जाती थी या फिर वो ब्राउन कलर से बनाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद में क्या किया जाता था, इसके बाद में इसके अंदर जो माना जाता है, जो कलर जो हुआ करते थे, ठीक है, जो भी लोगों को फिगर बनाना होता था वो इसके अंदर फिगर आउट कर लिया करते थे, पेंटिंग जो भी इनको बनानी होती थी स्केच वो बना लिया। उसके बाद में ये लोग कलर यूज करा करते थे, कलर कौन से हुआ करते थे, सारे के सारे ऑर्गेनिक कलर ये लोग यूज करा करते थे। ऑर्गेनिक मतलब जो कलर हमें नेचर से मिलते हैं उन कलर्स को ये लोग क्या करा करते थे, इसके अंदर यूज करा करते थे। अब वो कलर्स इनके पास में कहाँ से आया करते थे, मिनरल से ये लोग कलर्स को निकाला करते थे। ठीक है, इसके अलावा मेटल्स भी ये लोग अपनी पेंटिंग्स में यूज करा करते थे, गोल्ड और सिल्वर को ये ज्यादा यूज करा करते थे। अब इनको ये क्या करा करते थे, ग्लू के साथ में मिक्स करके ये इसको एक लिक्विड फॉर्म में इसको बना लिया करते थे, देन ये इसको क्या करा करते थे, अपनी पेंटिंग्स के ऊपर अप्लाई करा करते थे। इसके बाद में आ जाता है कि भाई ये जो सब चीजें अप्लाई तो करते थे, पर अप्लाई किससे करा करते थे, इसके लिए इनके पास में कुछ तो चीज होगी जिससे ये अप्लाई करा करते थे। तो ये लोग जो ब्रशेस हुआ करती थी, ये ब्रशेस भी खुद ही बनाया करते थे। ब्रशेस ये लोग किससे बनाया करते थे, देखिए ये कैमल और स्क्वायरल की जो हेयर्स हुआ करते थे उनसे ये लोग क्या बनाया करते थे, ब्रशेस को रेडी करा करते थे। ठीक है, इसके बाद में ये पेंटिंग को क्या करा करते थे, वार्निश किया करते थे। ठीक है, उसके बाद में ये लोग पेंटिंग को क्या करा करते थे, देखो सबसे पहले तो ये रबिंग करते थे, जिससे क्या होता था, उसका जो सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ हो जाया करता था। ठीक है, स्मूथ होने के बाद में कलरिंग जो कलरिंग होती थी, आउटलाइन हुआ करती थी, वो क्या हो रही है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाई जाती थी। ठीक है, लास्ट में क्या करा करते थे, ये लोग वर्निश करते थे, यानी कि उसको ऊपर ये लोग हमेशा एक शाइनिंग वाला जो शीट हुआ करती है, शाइनिंग वाला जो कोट हुआ करता था वो इसके ऊपर अप्लाई करा करते थे, जिससे ये क्या करा करती थी, पेंटिंग जो हुआ करती थी वो चमकदार बन जाया करती थी। ठीक है, लास्ट में ये बताया गया है कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी, तो पेंटिंग्स हमेशा हम लोगों ने देखा है एक टीम वर्क में बनाई जाती थी। कैसे बनाई जाती थी, टीम वर्क में ये लोग पेंटिंग्स को बनाया करते थे। क्या हुआ करता था, एक जो मास्टर आर्टिस्ट होता है वो पेंटिंग को कंपोज करता था। ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह जो हुआ करती है, उसके बाद में क्या किया जाता था, जो इसके पास में अदर जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, यानी कि जो जिस काम में परफेक्ट हुआ करता था उसको वो काम दे दिया जाता था। ठीक है, और लास्ट में क्या देखा जाता था कि जो परफेक्ट मास्टर आर्टिस्ट है वो उसके अंदर फाइनल टच दिया करता था।
कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो स्क्राइबर हुआ करते थे वो इसके ऊपर जो स्पेस अगर बच जाया करता था, सपोज कई बार क्या होता है कई पेंटिंग में ये लोग स्पेस छोड़ दिया करते थे ताकि उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन जो होती है वो लिखने के लिए, तो अगर इसकी पेंटिंग के ऊपर क्या बच जाया करता था, कोई स्पेस रह जाया करता था लेफ्ट राइट या अपर या डाउन सेक्शन में, तो यहाँ पे क्या करते थे स्क्राइब्स पीपल्स जो हुआ करते थे वो क्या कर दिया करते थे, उसके ऊपर मैसेज को छोड़ दिया करते थे। ठीक है, तो आप लोगों के क्लियर हुआ कि जो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो क्या है, वो काफी सारे यानी कि काफी सारे छोटे छोटे एरियाज को मिला के बनाई गई है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे राजपूत कोट यानी राजपूत ठिकाना जो प्रिंसेस स्टेट हुआ करता था वो यहाँ पे माना जाता था। इसके अलावा 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया, इसको राजपूत कोट का टाइटल दिया। राजपूत कोट का टाइटल क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो किंग हुआ करते थे वो राजपूत किंग हुआ करते थे। ठीक है, और इसको अलग यानी कि जो आर्ट हुआ करते थे जैसे मुगल से और पहाड़ी से, इनको डिफरेंट करने के लिए इसको राजपूत कोट का टाइटल दिया गया। आगे जाते जाते जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है यहाँ पे अलग अलग इन्फ्लुएंस हमें नजर आने लग जाता है, तो फिर जो राजपूत टिकानोज का जो नाम हुआ करता था उसको चेंज करके क्या रख दिया गया था, राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम रख दिया गया था। तो इसी वजह से इसको राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग हमारी थीम ऑफ पेंटिंग जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी। ठीक है, तो ये थीम्स जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये जो थीम है वो आप लोगों के अगेन एंड अगेन जो होती है वो रिपीट होगी। ठीक है, बहुत सारे जो चैप्टर्स आप लोगों को आगे पढ़ने हैं, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर आगे के यानी पहाड़ी स्कूल, तो उन वाले जो सब स्कूल्स है या स्कूल्स है उनके अंदर आप लोगों की जो पेंटिंग्स है वो क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगी, तो आप लोगों को इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब थीम्स क्या होती है भाई, ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे विषय जिनको लेके क्या करा जाता था, पेंटिंग्स को बनाया जाता था। बिना थीम्स के तो कोई पेंटिंग बन ही नहीं सकती है। ठीक है, जब तक आपको कोई सब्जेक्ट ही नहीं पता होगा, सपोज आपका प्रैक्टिकल है, अब प्रैक्टिकल में आपको यही नहीं बताया गया कि आपको किस टॉपिक के ऊपर पेंटिंग बनानी है, तो आप बना देंगे, नहीं बनाएंगे ना। आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मैम किस टॉपिक के ऊपर हम लोगों को पेंटिंग बनानी है, तो टॉपिक यानी आपकी थीम क्या होगी, किस थीम के ऊपर आप लोगों को पेंटिंग बनानी है। तो विदाउट थीम आप लोगों की पेंटिंग जो होती है वो नहीं बनाई जा सकती है, इसीलिए थीम्स का होना जरूरी है और इसीलिए आप लोगों का थीम्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाय द 16th सेंचुरी में क्या होता है, वैष्णविज्म जो होता है यानी वैष्णविज्म जो कल्चर होता है वो सबसे ज्यादा क्या होने लग जाता है, पॉपुलर होने लग जाता है। कहाँ पे होने लग जाता है, मेनी पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो इन इलाकों में क्या होने लग जाता है, जो आप लोगों का भक्ति मूवमेंट है यानी लोगों का जो भक्ति के अंदर जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलने लग जाता है। ठीक है, अब उस भक्ति मूवमेंट में क्या होता है, विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा माने जाने लग जाते हैं। ठीक है, अब विष्णु भगवान में भी क्या थे, उस टाइम पीरियड पे दो भगवान ऐसे थे विष्णु भगवान के रूपों में जिनको सबसे ज्यादा पूजा जाने लग गया था। अब वो कौन से रूप हुआ करते थे, एक तो थे आपके राम भगवान और दूसरे थे आपके श्री कृष्ण। ठीक है, हम जो है सबसे ज्यादा वर्शिप आज के टाइम पे भी आप लोग देख लीजिए तो सबसे ज्यादा पूजा जाता है वो कौन है, श्री कृष्णा को। आप लोग आए दिन मतलब श्री कृष्णा सबके घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। ठीक है, सब लोग खाटू श्याम जी के डेली नहीं तो आप लोग मंथ में एक बार या 2 बार तो आप लोग जाते ही जाते हैं। तो आज भी आज के टाइम पीरियड पे भी अगर हम लोग ये देख के चले तो आज के टाइम पीरियड पे भी जो है हम लोग किसको सबसे ज्यादा मानते हैं, विष्णु भगवान के रूप को ज्यादा मान रहे हैं। और विष्णु भगवान के रूप में आप लोग किसको ज्यादा मान रहे हो, एक तो राम और एक उससे ज्यादा आप लोग किसको मानते हो, भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, चलिए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन थे, हमारे कृष्णा had become a popular in many part of the western, northern and the central India as a part of the Bhakti movement that had the swept in the entire Indian subcontinent. ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया है कि जो श्री कृष्ण थे उनको भगवान के रूप में तो पूजा ही पूजा जाता था और उनके साथ साथ में एक स्पेशल जो आइडेंटिटी है, स्पेशल आइडेंटिटी मतलब उनको एक स्पेशल फॉर्म में भी पूजा जाता था जो उनको बोला जाता था एक आइडल लवर। ठीक है, स्पेशल आइडेंटिटी क्या थी उनकी, उनको आइडल लवर के रूप में भी क्या जाना जाता था, सबसे ज्यादा जाना जाता था।
ठीक है, जो उनकी वर्शिप हुआ करती थी एज अ गॉड, तो उनकी वर्शिप होती ही थी। उसके अलावा उनको आइडल लवर के रूप में भी जो है वो सबसे ज्यादा जाना जाता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम तो सबको पता है कितना फेमस है, तो इस वजह से अगर कहा जाता है ना कि अगर प्रेम करो तो कृष्ण और राधा के जैसे करे, तो ये यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए। The notion of the love was the characterized religion themes where the delightful, sensitive and the sensuous and the mysterious in the previous Krishna was the preserved as the क्रिएटर फ्रॉम whom the creation was the supportive। ठीक है, अब क्या बताया गया है इसके अंदर, देखो जो कृष्णा जो है हमारे आइडल लवर बताए गए हैं। ठीक है, अब आइडल लवर का मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी प्रेम हो, ठीक है, उसका मतलब ये है कि जो श्री कृष्ण हुआ करते थे वो क्या थे, वो हमेशा डिवाइन सोल रहा करते थे। ठीक है, और जो राधा थी उनको हमेशा ह्यूमन सोल का रूप दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा एक राधा और जो कृष्ण यानी एक भगवान और जो उनकी जो डिवोटी हुआ करती है यानी कि जो राधा थी, एक भगवान और भक्त के बीच का जो प्रेम होता है उसको इसके अंदर कंपोज किया गया है, पिक्चराइज किया गया है। ठीक है, कृष्ण भगवान के प्रति राधा का जो प्रेम था वो ऐसा प्रेम था जो एक भगवान का अपने भक्त के एक भक्त का अपने भगवान के प्रति हुआ करता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे इसमें मेन जो थीम्स थी, कौन कौन सी थीम्स हुआ करती थी। देखिए आप लोग सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। जो पहली थीम थी उसको बोला जाता है गीत गोविंदा, दूसरी थीम थी आप लोगों के रास मंजरी, थर्ड थीम थी आप लोगों के रसिक प्रिया, फोर्थ आती है आप लोगों के कवि प्रिया, फिफ्थ आती है बिहारी सत्सई, सिक्स्थ आती है आप लोगों के रागमाला, सेवेंथ आती है आप लोगों की रोमांटिक टेल्स एंड द एंशिएंट स्टोरी, और इसके अलावा लास्ट आप लोगों के आती है अदर थीम जिसके अंदर आप लोगों का नेचर से रिलेटेड, लैंडस्केप से रिलेटेड, कोड सीन से रिलेटेड पिक्चराइजेशन किया जाता था। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के 8 थीम आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 8 थीम जो हुआ करती थी वो कौन कौन सी हुआ करती थी। तो सबसे पहली थीम में आते हैं हम लोग, हमारी जो फर्स्ट थीम है उसको बोला जाता है गीत गोविंदा। ठीक है, गीत गोविंदा देखो नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि गीत गोविंदा का मतलब क्या है। गीत यानी गाने, ठीक है, यानी भजन मान लो आप लोग, फिर या गाने मान लो, और गोविंदा मतलब श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण के जो गीत हुआ करते थे यानी कि जो उनकी भक्ति में जो गीत गाए जाते थे उसका नाम दिया गया है गीत गोविंदा। ठीक है, तो देखो आप लोगों से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ये पूछा जाता है कि जो गीत गोविंदा थे उसको कंपोज करने वाले कौन थे, यानी कि उसको कंपोजर कौन हुआ करते थे, कौन सी सेंचुरी में इसको कंपोज किया गया था, कौन सी कोर्ट के हमारे जो जयदेव थे वो कौन से कोर्ट के कोर्ट पोएट हुआ करते थे, कौन से लैंग्वेज में इसको कंपोज किया गया था, गीत गोविंदा के अंदर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। तो इस तरीके से आप लोगों के एमसीक्यूज और वन शॉट वाले जो क्वेश्चन आते हैं यानी वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आप लोगों के गीत गोविंदा है, गीत गोविंदा के कंपोजर है, आप चाहे लिखते जाइए साइड में या अंडरलाइन लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा, तो इसलिए आप लोग लिखने की आदत डालिए। ठीक है, चलिए तो गीत गोविंदा के कंपोजर कौन थे, गीत गोविंदा के कंपोजर थे जयदेव। ठीक है, कौन सी सेंचुरी में इसको कंपोज किया गया था, 12th सेंचुरी में इसको कंपोज किया गया था। कौन सी लैंग्वेज में इसको कंपोज किया गया था, तो इसको संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया थे। ठीक है, कौन से राजा के यहाँ पे ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे, तो राजा लक्ष्मण सेन के यहाँ पे क्या थे, ये कोर्ट पोएट थे। और राजा लक्ष्मण सेन कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बंगाल से बिलोंग करा करते थे। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये कहेंगे कि जो हमारे जयदेव थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बंगाल से बिलोंग करते थे, और राजा लक्ष्मण सेन के अंडर में वो कोर्ट पोएट हुआ करते थे, वहां पे वो कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसके अंदर बताया क्या गया है, तो इसके अंदर सॉन्ग ऑफ द काउहर्ड्स बताए गए हैं, मतलब ऐसे गीत जो कौन गाया करते थे, गीत ग्वाले गाया करते थे, उन गीतों के बारे में इसके अंदर मेंशन किया गया है। अब वो कौन से गीत गाया करते थे, उस गीत के अंदर
राधा और कृष्ण के प्रेम की जो कहानियां हुआ करती थी, जब राधा को श्री कृष्ण जी जब छोड़कर चले जाया करते हैं, तो उस वाला जो टाइम पीरियड था, उस वाली जो कंडीशन थी राधा की, उस राधा की कंडीशन को ये लोग क्या करा करते हैं, गाया करते हैं। ठीक है, तो उन गीतों को किसमें लिखा गया है, गीत गोविंदा के अंदर लिखा गया है। और किसने लिखा है उसको, जयदेव ने लिखा है। जयदेव ने कौन सी सेंचुरी में इसको लिखा था, 12th सेंचुरी में इसको लिखा है। कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। ठीक है, और 12th सेंचुरी में इसको लिखा गया है। और ये लक्ष्मण सेन के अंडर में कोर्ट पोएट थे, जो कहां से बिलोंग करते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आप लोगों के रास मंजरी। रास मंजरी देखो, यहाँ के जितने भी आप लोग आगे की पेंटिंग्स पढ़ेंगे, आगे के स्कूल्स पढ़ेंगे, सब स्कूल्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर क्या बताया गया है, रास मंजरी यहाँ के आर्टिस्ट का फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो पेंटिंग्स बनाई है। इसको क्या बोला जाता है, बुकेट ऑफ द डिलाइट्स, यानी प्रशंसा का गुलदस्ता भी बोला जाता है। इसलिए लोग बहुत खुशी खुशी और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर दिया करते थे अपनी पेंटिंग्स के जरिए। ठीक है, तो इसलिए इसको खुशी का गुलदस्ता भी बोला जाता है। चलिए, अब अगेन इसको लिखने वाले कौन थे, रास मंजरी। देखो, रास मंजरी को लिखने वाले अलग होंगे और इनकी पेंटिंग्स बनाने वाले अलग होंगे। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इस पेंटिंग को लिखने वाले कौन है, और पेंटिंग मैम ने तो पेंटिंग में तो अलग अलग आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो आर्टिस्ट तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन कंपोजर हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, जो लिखने वाला होता है वो हमेशा एक ही रहेगा, बट अलग अलग सब स्कूल में इनके आर्टिस्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो रास मंजरी जो है उनके कंपोजर कौन हुआ करते थे, भानुदत्त जो थे वो इनके कंपोजर थे। भानुदत्त जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बिहार से बिलोंग करा करते थे। अगेन इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, कौन सी सेंचुरी में इसको लिखा गया था, इसको 14th सेंचुरी के अंदर लिखा गया था। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या बताया गया है, देखो इस टेक्स्ट में है ना, लोगों को यानी कि जो आइडल फॉर्म जो हुआ करती थी उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन मतलब एक हीरो और एक हीरोइन या फिर एक नायक या नायिका को क्या किया गया है, उसके फिजिकल फॉर्म, ठीक है, इसके अलावा इमोशनल फॉर्म जो हुआ करती है, ठीक है, इसके अलावा जो एज जो हुआ करती है, इसके अकॉर्डिंग इनका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो एक हीरो और हीरोइंस के अंदर अलग अलग तरीके की क्या देखने को मिलती है, हम लोगों को वेरिएशन जो होते हैं हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, हम लोगों को इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें किस तरीके की एज के अकॉर्डिंग इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपके बाल, फिर उसके बाद में आता है तरुण, और उसके बाद में आता है प्रौढ़। ठीक है, फिजिकल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी, हस्तिनी एक्सेट्रा, इसके अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। इमोशनल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको कितना पार्ट्स में बांटा गया है, इमोशनल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है खंडिता, वसिक सज्जा, अभिसारिका, उत्का एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी तरीके के जो फॉर्म्स हुआ करती थी इसके अकॉर्डिंग इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है रास मंजरी के अंदर। देखिए, रास मंजरी में है ना, कहीं पे भी श्री कृष्ण और राधा का के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, पर मेनी ऑफ द आर्टिस्ट जो थे फिर भी इसके अंदर श्री कृष्ण और राधा को क्या करा करते थे, डिपिक्ट करा करते थे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम इसमें तो राधा और कृष्ण का डिपिक्शन था ही नहीं, फिर आर्टिस्ट ने राधा और कृष्ण के से रिलेटेड पेंटिंग क्यों बनाई है। तो आर्टिस्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम करा करते थे। तो मेनली बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इसके अंदर राधा और कृष्ण को भी डिपिक्ट करा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद में आ जाता है आप लोगों का रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है ये माना जाता है, रसिक प्रिया को कहाँ पे लिखा गया था, रसिक प्रिया को लिखा गया था आप लोगों के ओरछा में। ओरछा में कौन थे इसको लिखने वाले, इसको लिखने वाले थे केशव दास। ठीक है, रसिक प्रिया को लिखने वाले कौन थे, लिखने वाले हुआ करते थे केशव दास। ठीक है, सेंचुरी इसकी नहीं बताई गई है, पर टाइम पीरियड इसका बताया गया है। 1591 में क्या किया गया था, ओरछा में इसको कंपोज किया गया था। अब ओरछा में किसके अंडर में ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे, तो ये राजा मधुकर शाह जब थे यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो उनके अंडर में क्या थे, ये एक कोर्ट पोएट हुआ करते थे। ठीक है,
तो रसिक प्रिया को कंपोज करने वाले कौन थे? केशव दास के। कहाँ पे इसको कंपोज किया गया है? ओरछा में इसको कंपोज किया गया है। 1591 में इसको कंपोज किया गया है। ओरछा के राजा कौन थे? राजा मधुकर शाह वहां के राजा हुआ करते थे। अब इसके अंदर क्या बताया गया है? देखो इसके अंदर जो एक नायक और नायिका जो हुआ करती है उसकी जो हुआ करते हैं ना फीलिंग्स को, ठीक है, उसके अंदर की जो फीलिंग्स है उसको क्या किया गया है, इसके अंदर एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, एक जो फीलिंग्स हुआ करती है, वेरियस इमोशंस जो हुआ करते हैं उनको क्या किया गया है इसके अंदर डिपिक्ट किया गया है। जैसे लव, टुगेदरनेस, गिल्ट, जेलेसी, क्वेरल, ठीक है, आफ्टरमैथ। तो बहुत सारे जो फॉर्म होता है ना, जैसे पहले तो क्या होता है प्रेम, फिर उसके बाद में साथ साथ रहना, फिर उसके बाद में गुस्सा होना, ठीक है, उसके बाद में जेलेसी, उसके बाद में लड़ाई होना और उसके बाद में सेपरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक फॉर्म, एक इमोशन जो होते हैं एक फीमेल के अंदर और एक मेल के अंदर, उन सारे फॉर्म्स को क्या किया गया है इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। अब अगेन इसके अंदर भी किसको डिपिक्ट कर दिया गया है एज ए कैरेक्टर, किसको लिया गया है? राधा और कृष्णा को एज ए कैरेक्टर इसके अंदर भी लिया गया है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का कवि प्रिया। अगेन कवि प्रिया को डिपिक्ट यानी लिखने वाले जो थे वो कौन थे? केशव दास थे। केशव दास ने वही अगेन ये जो है वो कहाँ पे लिखी गई है? ओरछा में लिखी गई है। कौन इसके राजा थे? इसके राजा आप लोगों को पता है मधुकर शाह जो थे इसके राजा थे। अब ये किसके ऑनर में लिखी गई है? ये राय प्रवीण के ऑनर में लिखी गई है। राय प्रवीण कौन थे? ओरछा के कॉर्टिशन यानी दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके ऑनर में यानी उनके लिए सम्मान में क्या लिखी गई थी? कवि प्रिया लिखी गई थी। अब कवि प्रिया में क्या बताया गया है? कवि प्रिया में एक चैप्टर हुआ करता है 10th चैप्टर, जिसके अंदर जो है 12 मासा का टाइटल दिया गया है। यानी 12 मासा मतलब 12 मंथ ऑफ द सीजन, यानी जो फेस्टिवल्स आते हैं 12 महीनों के, 12 ऋतुओं के 12 जो फेस्टिवल्स आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है एक जो नायिका होती है अपने नायक को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो जो आगे के जो फेस्टिवल्स है वो क्या करे इसके साथ में बिताने के लिए रहे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बताया गया है आप लोगों के जो फेस्टिवल हुआ करते हैं 12 महीनों के, वो उसमें कोशिश करती है कि नायिका उसके जो नायक है वो उन्हीं के साथ में रहे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का बिहारी सत्सई। अब बिहारी सत्सई में क्या बताया गया है? देखो बिहारी सत्सई जो है बिहारी लाल के द्वारा कंपोज की गई थी। कंपोजर कौन है? बिहारी लाल है। ठीक है, बिहारी लाल ने कितने सत्सई यानी कितने वर्सेस इसके अंदर लिखे थे? तो 700 सत्सई या फिर आप लोग वर्सेस यानी दोहे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया है? ये जो कंपोज की गई थी ये कब कंपोज की गई थी? ये 1662 के अराउंड इसको कंपोज किया गया था। जयपुर के अंदर इसको क्या किया गया था? कंपोज किया गया था। ठीक है, उसके बाद में आता है आप लोगों के भाई जयपुर में तो इसको कंपोज किया, पर उस टाइम पीरियड पे रूलर कौन हुआ करते थे वहां के? तो उस टाइम पीरियड पे मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वहां के रूलर थे और उन्हीं के अंडर में हमारे जो बिहारी लाल थे वो क्या करा करते थे? काम वहां पे करा करते थे। ठीक है, तो उन्हीं के अंडर में ये काम करा करते थे। वहीं पे इन्होंने क्या किया था? बिहारी सत्सई लिखी थी। ठीक है, अब सत्सई जो है वो कहाँ पे पेंट की गई थी? पेंट करना अलग होता है और कंपोज करना अलग होता है। ठीक है, तो पेंट इसको कहाँ किया गया था? मेवाड़ में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा इसको पेंट किया गया था। किसको? बिहारी सत्सई को मेवाड़ में पेंट किया गया था। और उसके अलावा हम लोग पहाड़ी स्कूल में भी देखेंगे कि बिहारी सत्सई को है वहां पे भी पेंट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आता है रागमाला पेंटिंग्स। ठीक है, अब रागमाला क्या होता है? देखो आप लोगों ने राग सुने हैं। राग जो हुआ करते हैं म्यूजिकल सिंबल या फिर म्यूजिकल जो लिरिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो राग जो हुआ करते थे क्या हुआ करता है? एक फैमिली में क्या होता है? फैमिली अकॉर्डिंग टू फैमिली या फिर मेल पर्सन के अकॉर्डिंग उनको क्या दे दिया जाता था? नाम दे दिया जाता था। ठीक है, किसको दे दिया जाता था? रागों को। तो रागों के ऊपर भी यहाँ पे क्या बनाई गई है? पेंटिंग्स बनाई गई है। ठीक है, तो जो राग हुआ करते थे इनको ये लोग क्या करा करते थे? नाम दे दिया करते थे। तो उस नाम के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता था? इनकी पेंटिंग्स को बनाया जाता था। ठीक है,
चलिए, अब राग को कितने पेजेस में इसको कंटेन किया गया है, कितने फोलियो पेजेस में इसको लिखा गया है, इसके जो होते हैं 36 से लेके 42 फोलियो पेजेस में क्या किया गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, फैमिली जो हुआ करती है, फैमिली का एक जो हेड होता है, ईच फैमिली में हमें पता है एक हेड होता है और उसके बाद में क्या होते हैं, फैमिली के आगे के मेंबर्स होते हैं। तो ऐसे ही जो राग माला है उसमें क्या है, एक फैमिली का हेड है जिसको क्या बोला जाता है, राग बोला जाता है, और उसकी फैमिली के जो है वो कितनी है, फीमेल रागनीज हुआ करती है, 6 रागनीज हुआ करती थी। ठीक है, जैसे जो 6 रागनी फीमेल रागनीज हुआ करती थी, इनको क्या बोला जाता है, इनके नाम हुआ करते थे, जैसे 6 मेन रागास के जो रागनी हुआ करती थी, मलकोश, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री, ठीक है, भैरव, तो ये सारी की सारी क्या थी, ये इनके 6 रागनी थी। एक हेड जो मेल राग हुआ करते थे उसकी 6 रागनी हुआ करती थी। इन्हीं के नामों के ऊपर आप लोगों को आगे चैप्टर में पेंटिंग्स भी पढ़नी है। ठीक है, जैसे राग दीपक है उसके ऊपर पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, राग भैरव है उसके ऊपर पेंटिंग बनाई गई है, हिंडोल के ऊपर पेंटिंग बनाई गई है। तो इस तरीके से इनके जो नाम हुआ करते थे उन नामों के ऊपर क्या बनाई जाती थी, पेंटिंग्स बनाई जाती थी। चलिए, नेक्स्ट आ जाती है आप लोगों के रोमांटिक टेल्स। ठीक है, रोमांटिक टेल्स यानी रोमांचिक कहानियों के ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई है, यानी लव स्टोरीज के ऊपर, जैसे ढोला मारू है, सोनी महिवाल है, मार्गिवत है, चोर पंचिका है, लॉर्ड चंदा है। ठीक है, और इसके अलावा इनके और भी वेरियस जो थीम्स हुआ करती थी, यानी कि जो इनके फेवरेट टेक्स्ट जो हुआ करते थे उनके ऊपर भी ये लोग क्या करा करते थे, पेंटिंग्स बनाया करते थे, जैसे रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, ठीक है, देवी महात्म्यता। तो इस तरीके के जो हुआ करते थे, इनके क्या हुआ करते थे, कुछ फेवरेट टेक्स्ट हुआ करते थे, इनके ऊपर तो ये पेंटिंग्स बनाया ही बनाया करते थे। उसके अलावा ये रोमांटिक टेल्स वगैरह के ऊपर भी पेंटिंग्स बनाया करते थे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, अदर पेंटिंग्स में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अदर पेंटिंग्स के ऊपर भी इन्होंने क्या बनाई है, पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें आ जाते हैं आप लोगों के दरबार सीन हो गए, हिस्टोरिक मोमेंट्स हो गए, डिपिक्शन एंड हंटिंग हो गया, ठीक है, विक्ट्रीज वॉर्स हो गए, पिकनिक गार्डन, ठीक है, डांस हो गया, म्यूजिक परफॉर्मेंस हो गए, रिचुअल्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, वेडिंग हो गया, इसके अलावा पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स हो गए, कोर्ट सीन्स हो गए, फैमिलीज हो गई, सिटीज हो गई, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो ये सारी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी ये आप लोगों के अदर थीम में आएंगी। तो आप लोगों के आज मैंने आप लोगों के इस चैप्टर में थीम्स क्या होती हैं उनको आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आप लोगों का जो बेसिक यानी इंट्रोडक्शन जो होता है चैप्टर का वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो थीम्स बताई गई है वो आप लोगों के लिए आगे कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, थीम्स में से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं एग्जाम में। थीम्स में आप लोगों को क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे या फिर आप लोग कैसे भी लर्न करिए, थीम्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम जो होती है आप लोगों के बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, तो थीम्स तो आप लोगों को रटनी ही रटनी है। तो आगे जो है आप लोग अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बार बार आप मेरे वीडियो को अगेन अगेन चला के आप लोग अपने जो नोट्स हैं वो आप लोग करिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे आप लोगों को पीडीएफ शेयर करनी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, जिसमें आप लोगों के इजी शॉर्ट नोट्स जो होंगे उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियो को जरूर से शेयर कर दिया होगा, आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक तो आप लोगों ने जरूर से किया होगा। और अगर नहीं किया है तो जल्दी से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, तो कल हम लोग आप लोगों के लिए अब क्या लेके आएंगे, नेक्स्ट इस चैप्टर का जो पार्ट है, यानी कि सब स्कूल्स जो है जो आप लोगों को पढ़नी है, मेनली जो सब स्कूल है, कौन से सब स्कूल में कौन से पैट्रन और कौन से आर्टिस्ट ने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई है वो आप लोगों को इस आगे के चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय।